Hello students, welcome again to the online classes for laser physics. This is the second lecture. In first lecture what we have discussed about the meaning of laser. And what is the meaning? The laser means it stands for light amplification by stimulated emission of radiations. Okay, and we have discussed the various kind of emission and the absorption. So what is the stimulated emission? हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि अगर आपका स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है तो आपका लेजर बीम प्रोड्यूस होगा। और हमने उस लेजर बीम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी किए थे, और वो मेन फीचर्स क्या थे कि लेजर कैन प्रोड्यूस हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली कोहेरेंट बीम। क्लियर? लेकिन वो सारे फीचर्स क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या था कि suppose you are having two levels and n1 is the number of electrons in the lowest energy level and n2 is the number of electrons in the higher energy levels. Clear? So suppose there are n2 number of electrons in the higher state, and what is the important condition for stimulated emission of radiation? So the important conditions we have discussed in last lecture is n2 must be greater than n1. Okay, when the number this n2 is greater than n1, then what happens? Suppose and we are having the incident radiations. Suppose incident radiation are nu, this is the energy density, and what is the nu? The nu is the h nu is equal to E2 minus E1. Okay, so when the energy density of the frequency nu is allowed to fall on the system which have population inversion condition. Okay, this condition is known as the population inversion condition. Then what is the possibility? देखो क्या फोटोन जाएंगे, आपके फोटोन कितनी एनर्जी के होंगे? E2 माइनस E1 के। आपके बहुत ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में है? एक्साइटेड स्टेट में है। मान लो ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमने लास्ट में भी किया था ना कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दीज फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सपोज we are having a one photon and one electron, then the possibility would be that particular photon is absorbed by the electron, and after absorption the electron will jump down to the ground state and release two photons at a one moment। क्योंकि देखो उसके अंदर ऑलरेडी एक एनर्जी तो थी, एक एनर्जी यहां से आई, इसने एब्जॉर्ब किया। तो देखो अब ये एब्जॉर्ब करके देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये इसको एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो वैसे तो लॉजिकली इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर के कोई आपके एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा और उसी मोमेंट पे दो फोटोन को रिलीज करेगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ emission is known as the stimulated emission of radiation। क्योंकि हमने यहाँ पे इंड्यूस किया है, हमने इसको जबरदस्ती करवाया है, तभी हमने इसको नाम क्या दिया? स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर? देखो इंपॉर्टेंट ये, लेकिन ये कब हो सकता है? व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1, और इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन। क्लियर? तो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन? ये देखो यहाँ पे इमेज बनी हुई है, एक साइड में आपका है स्टिमुलेटेड एमिशन है और एक साइड में आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए ही थे। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस ये देखो बिल्कुल क्लियर है, मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा रखा है। देखो इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, emission of light photon takes place immediately during the transition of atom from higher energy level to lower energy level। ठीक है, ये कहीं भी रैंडम प्रोसेस है। स्टिमुलेटेड एमिशन में कब होगा? इट टेक्स प्लेस बाय इंड्यूसमेंट ऑफ फोटोन हैविंग द एनर्जी इक्वल टू द इमिटेड फोटोन एनर्जी। ये मैंने अभी दिखाया ही आपको। सो नेक्स्ट इज द एमिशन इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन have the broad spectrum, means it have many wavelengths, and in case of stimulated emission it have the monochromatic radiation। आपका जो रेडिएशंस है वो किस में है? दे आर इन फेज। क्लियर? तो जैसे ही देखो फेज में है तो स्पॉन्टेनियस के केस में इनकोहेरेंट रेडिएशन है, स्टिमुलेटेड के केस में आपका कोहेरेंट रेडिएशन है। स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में आपकी इंटेंसिटी कम होगी और स्टिमुलेटेड के केस में आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के केस में डायरेक्शनलिटी कम है, ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड के केस में डायरेक्शनलिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे आपका अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करें तो हम आपका कोई भी आपका बल्ब है, लाइट सोर्स है, जैसे आपने लैब में भी लाइट सोर्स आप क्या देखते हैं? सोडियम है या मरकरी है, वो आपके क्या वो स्पॉन्टेनियस एमिशन को फॉलो करते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन का आपका एग्जाम्पल क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन का तो बच्चों एग्जाम्पल यही है जो हम कर रहे हैं, लेजर।
हाँ, तो देखो अब आपको स्टिमुलेटेड एमिशन क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि लेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो स्टिमुलेटेड एमिशन ही है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1 एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन। क्लियर? ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए और ये होने के बाद हमारे पास फोटॉन्स होने चाहिए। वो फोटॉन्स दिन की एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो देन वी आर गेटिंग द टू फोटॉन्स विच आर इन सेम फेज। क्या ये क्लियर है? अब ये अगर दो फोटोन हमने एक से दो बनाए, इसको हमने बोल दिया एम्पलीफिकेशन। अब 2 से 4 भी आपको बनाने पड़ेंगे, 4 से 8 भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्दर एम्पलीफिकेशन के लिए हम इस पूरे सिस्टम को एक कैविटी के अंदर, देखो एक हमने मिरर यहां लगा दिया, एक हमने मिरर यहां लगा दिया, एक हमने मिरर यहां लगा दिया। क्लियर? 2 मिरर ले लिए हमने। तो देखो क्योंकि हमें ये 2 से अब रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे तो दोबारा वही सिस्टम है जी, जहां पे आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अभी भी है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली ऐसा रखना है कि आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन रहे। तो 2 जब आएंगे तो 2 से क्या होगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वापस 4 रिलीज करेंगे बच्चों। तो 4 फोटोन यहां पे आए, फिर ये रिफ्लेक्टर आपका है, फिर 4 से 8 होंगे, फिर 8 से 16 होंगे। और यहां पे क्या है कि एक मिरर आपका फुल्ली रिफ्लेक्टेड है और एक मिरर आपका क्या है? पार्शली रिफ्लेक्टेड है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा होगा तो जो पार्शली रिफ्लेक्टेड है यहां से हमारे पास जो फोटोन की लीकेज है वो स्टार्ट हो जाएगी और वही आपका क्या हो जाएगा? लेजर बीम। क्या ये बात क्लियर है? लेजर बीम। तो क्योंकि देखो ना हमने ये इसलिए किया है क्योंकि अब आपको लेजर बनाना भी है। कम से कम हम फील तो कर ही सकते हैं कि हम लेजर कैसे बना सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो अब हम इसी बात को देखो, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी लेजर के लिए, अब हम उसी को बड़े सिस्टमेटिकली करते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर, और हम इसको बोल सकते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो यहां पे देखो, यहां पे 3 ही इसेंशियल आपके कंपोनेंट्स हैं। एक्टिव मीडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मीडियम? देखो आपका एक ऐसा मीडियम हो जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट हो। यू मस्ट हैव एन एक्टिव मीडियम विच हैव मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन रुकना पसंद करें, नहीं जहां पे आपका लाइफ टाइम जो है वो नॉर्मल लाइफ टाइम से ज्यादा हो, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव हो पाएगी। अगर ये मेटास्टेबल स्टेट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी ना कि n1 एंड n2, भाई आप बार बार अगर इलेक्ट्रॉन को जंप भी करवाओगे तो हो सकता है दोनों सेम ही हो, लेकिन सेम से काम नहीं चलेगा। यूर n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1। ठीक है? तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? यूर मीडियम मस्ट बी एक्टिव। और एक्टिव का मतलब क्या है कि जहां पे आपका मेटास्टेबल स्टेट होगी, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, ये आपका गैस भी हो सकता है, ये आपका सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। और ये हम करेंगे अलग अलग एग्जांपल जो 4th यूनिट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है? देखो एक्टिव मीडियम आपने ले लिया, आपके पास एक मटेरियल है जिसके अंदर एक्टिव जो आपका मेटास्टेबल स्टेट है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स का मतलब समझते हो कि देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही ना कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन मस्ट बी अचीव्ड, यानी बार बार हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को, देखो इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएंगे लेकिन बार बार हम इनको पंप करेंगे ऊपर की तरफ। और वो पंपिंग के बहुत सारे अलग मेथड्स हो सकते हैं। पंपिंग देखो, पंपिंग टाइप ऑफ पंपिंग, जो पंपिंग आपका हो सकता है ये ऑप्टिकल पंपिंग भी हो सकता है। ऑप्टिकल पंपिंग के केस में क्या कि हम इसी एनर्जी गैप, जो हमें एनर्जी गैप है ना, इसी एनर्जी गैप्स की हम बाहर से लाइट दें, उसको अगर हम लाइट देंगे, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज देंगे तो कहां होगा? बार बार वो एक्साइट होता जाएगा। और ये हम लेते हैं रूबी लेजर के केस में, जो कि हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है? ऑप्टिकल पंपिंग के बाद आपका है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कि हम करंट को फ्लो करवाएं, कि जो आपका एक्टिव मीडियम है उसके अंदर से अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद वो कहां जाएंगे? हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? एक्साइटेड स्टेट में तो उनको भेजना बार बार एक्साइटेड, ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहें। क्लियर? तो उसको, उस टाइप ऑफ पंपिंग हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये हम किसके अंदर करेंगे? ये भी हम करेंगे हीलियम नियॉन लेजर के केस में। ये हीलियम नियॉन लेजर के केस में करेंगे, ये हम करेंगे लूबी लेजर के केस में। क्लियर? फिर हम कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन
कि हम कुछ ऐसा केमिकली उसके अंदर रिएक्ट करें, जैसे CO2 लेजर में, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कुछ हम ऐसा उस एक्टिव मीडियम के अंदर केमिकली हम रिएक्शन करें कि वो बार बार वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहें, जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है, CO2 लेजर। क्लियर। एक हम करें डायरेक्ट कन्वर्जन कि वो हमेशा ही ऊपर रहें, डायरेक्ट कन्वर्जन ये हम करेंगे। देखो हमेशा, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे होल्स, और हम अगर N टाइप या P टाइप लेते हैं, उनको मिला देते हैं, तो वहां जंक्शन पे कुछ ऐसा हो जाता है कि हायर स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही है, और लोअर स्टेट में आपके क्या है, होल्स हैं। तो उस केस में हमेशा ही आपका जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन है वो अचीव रहेगा। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर लेजर। क्लियर है बच्चों। तो हमने देखो यहाँ पे किया, अलग अलग जो है पंपिंग सोर्सेस किए, और ये पंपिंग सोर्स हमें क्यों चाहिए था, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन। क्या ये क्लियर है बच्चों। अब एक और देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे थर्ड आपको चाहिए ऑप्टिकल रेजोनेटर का मतलब है कि देखो एक ऑप्टिकल, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर, वन इज fully reflected mirror, another is partially reflected mirror, yani it is a combination of two mirror, one is fully reflected mirror, another is partially reflected mirror. Clear? And your active medium must be in between them. ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसे आपका जैसे मैंने बताया था ना कि आपका लाइट जाएगा, आपका जो फोटोन जाएंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, फिर रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका एम्प्लीफिकेशन होता जाएगा। और इसकी लेंथ, ऐसा नहीं है, इसकी लेंथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि एग्जैक्ट आपका जो जहां पे एक्टिव मीडियम है कि उसी पे फोटोन जाएं। तो ये हम करेंगे बच्चों, देखो थ्रेशोल्ड कंडीशन में, तो हम अगर इसी कॉम्बिनेशन को, ऐसा कॉम्बिनेशन जो एम्प्लीफिकेशन करवाए उसके अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। क्लियर। तो ये यहां पे हम क्या ले रहे हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर, वन इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर एंड अनदर इज पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो अब आपको देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको क्लियर होगा कि लेजर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिर हम ब्रीफ कर रहे हैं। यू मस्ट हैव एन एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम क्या हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि इट मस्ट हैव सम मेटास्टेबल स्टेट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट होगी। और जो मेटास्टेबल स्टेट है ना, ये भी हम करेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टू लेवल ओनली। ये हम तो थ्योरेटिकली कर रहे हैं, दो लेवल तो बार बार वी कैन नॉट अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन फॉर टू लेवल्स, वी हैव टू टेक एटलीस्ट 3 लेवल्स 4 लेवल्स। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 3 to 4 लेवल सिस्टम होगा, वहीं ये आपका पॉसिबल हो सकता है। तो एक्टिव मीडियम, ये तो हम थ्योरेटिकली बार बार दिखाने के लिए ले लेते हैं 2 लेवल। ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिर आपको क्या चाहिए, पंपिंग सोर्स मैंने बताया कि बार बार पंप करने के लिए आपको पंपिंग सोर्स चाहिए, और फिर आपको चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर, दैट वुड बी द ऑप्टिकल रेजोनेटर। क्योंकि यहां से देखो, स्टिमुलेटेड एमिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये हम 2 कंडीशन लगाएंगे, और एम्प्लीफिकेशन के लिए ये होगा। तो तब अगर ये तीनों चीजें होंगी, तो देखो एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और तब आपका क्या बन जाएगा, लेजर। क्या ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंटम ट्रांसफर। देखो इस केस में देखो, मान लो आपका लेजर हम बना चुके हैं बच्चों। अगर लेजर है तो देखो क्या लगता है कि फोटॉन्स कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, लेजर बीम से यहां से निकलेगा। फोटोन के पास एक मोमेंटम होता है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में, देखो सारे फोटोन्स अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि देखो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमें लग सकता है कि अगर फोटोन्स एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वापस लेजर जो है वो एक डायरेक्शन में आना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि उसको हम बोलते हैं कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ लेजर एक्शन। लेकिन एक्चुअली में यहां पे होता है क्या कि देखो आपका लेजर है, ये हमें ऐसा लगता है कि ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उनका जनरेशन। अब यहां पे जो आपका एक्टिव मीडियम है कि देखो जो फोटोन है, फोटोन की आपकी मान लो सपोज द एनर्जी वुड बी ई, देन व्हाट वुड बी द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन वुड बी ई बाय सी। ये हमने किया था क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अब एक चीज देखो, यहां पे होता क्या है कि जो एक्टिव मीडियम है जहां पे फोटोन आपके जनरेट होंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होंगे, हाँ वो फेज में होंगे, लेकिन डायरेक्शन उनकी रैंडम होगी।
मतलब अंदर ये तो ऑप्टिकल रेजोनेटर की वजह से हम वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, अदरवाइज तो जो उनका जो जनरेशन होगा ना अंदर, वो आपका रेंडम होगा, कोई इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में, वो होंगे सेम फेज में लेकिन डायरेक्शन उनकी सभी होंगी, तभी दो जो मोमेंटम का जो रिजल्टेंट है दैट वुड बी जीरो, इसलिए कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे फोटोन एक ही डायरेक्शन में गए तो वापस ये यहां पे रिकॉइल, जो रिकॉइल ऑफ दिस लेजर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो मोमेंटम ट्रांसफर उसके अंदर जो होगा वो अंदर हर डायरेक्शन में होगा, तभी नेट मोमेंटम ट्रांसफर वुड बी जीरो। क्लियर है? एक यहां पे आपका है, अब देखो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम का मीनिंग क्या है? देखो लाइफ टाइम हम बार बार बोल रहे हैं ना, मेटास्टेबल स्टेट विच हैव कंपैरेटिवली अ लार्जर लाइफ टाइम, ये हम बार बार कह रहे हैं ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहां पे एक्टिव मीडियम के लिए मेटास्टेबल स्टेट। तो लाइफ टाइम का मीनिंग क्या है? देखो लाइफ टाइम आपका, सपोज यू आर हैविंग द टू लेवल्स, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स E1, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स E2। मान लो वी आर हैविंग मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स N0। ठीक है, तो होगा क्या उसके बाद? देखो एक्साइटेड स्टेट में है, वो नीचे तो आएंगे ही नहीं, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से आए चाहे वो स्टिमुलेटेड एमिशन से आए, तो वहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा? मुझे बताओ, एट एनी मोमेंट, सपोज एट एनी टाइम t, at any time t, what would be the rate of change? The rate of change dN by dt is directly proportional to what? Directly proportional to the number at any moment। देखो t पे, देखो इनिशियली आपके क्या थे? at t is equal to 0, t is equal to 0, your number is equal to n0। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी टाइम की बात करें तो वहां पे जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो आपका होगा n पे, कि उस मोमेंट पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है आपका, जो n इज डिक्रीजिंग, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, एक कांस्टेंट लगाओ, सपोज योर कांस्टेंट वुड बी p, सो dn by dt is equal to pn, and this number is decreasing, so we can take a negative sign because this number at the time this number is decreasing। clear? क्योंकि धीरे धीरे आपका नंबर तो कम होता जा रहा है ना वहां पे, so dn by dt is equal to pn। now integrate on both the side, integrate हम कैसे करेंगे? dn by n लिखो, यहाँ पे n को यहाँ पे ले आओ, माइनस pt p dt। on integrating this equation on both the side, इंटीग्रेशन करो भी, क्या होगा इनका इंटीग्रेशन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस pt प्लस सम कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कांस्टेंट कैसे आएगा इनिशियल वैल्यू कंडीशन से? एट t इज इक्वल टू 0, योर n इज इक्वल टू n0। ठीक है, तो t 0 है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? लॉग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n0 इज इक्वल टू t 0 है प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा? लॉगरिथम ऑफ e इज इक्वल टू माइनस pt प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n0। इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग e ऑफ n माइनस लॉग e ऑफ n0 इज इक्वल टू माइनस pt। इन दोनों को देखो लॉगरिथम है, आपको पता है लॉगरिथम को कैसे लिख सकते हैं हम? दैट वुड बी रिटन एज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n बाई n0, क्योंकि माइनस था आपका, इज इक्वल टू माइनस पी टी ऑन टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ द साइड। आप एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों साइड, तो क्या होगा? ऑन टेकिंग एक्सपोनेंशियल, ऑन टेकिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ऑन बोथ द साइड क्या होगा? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम खत्म, आपका क्या हो जाएगा? n बाई एन नॉट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी टी, तो ये क्या हो गया आपका? n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस पी टी। ठीक है, तो यहां पे क्या आया? दिस इज द बिहेवियर ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो n इज द फंक्शन ऑफ t, हियर n इज डिक्रीजिंग एंड इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक चीज देखो, ये कैसे गिर रहा है अभी? एक्सपोनेंशियली, इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली। तो अब यहीं से हम निकालेंगे कि व्हाट वुड बी द लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम आपका यहीं पता चलेगा कि देखो ये p के डायमेंशन क्या? 1/t। तो यहां पे एक बार हम निकालते हैं, हम पहले डिफाइन करते हैं व्हाट वुड बी द लाइफ टाइम। देखो लाइफ टाइम ऑफ एनी स्टेट may be defined as
द टाइम ड्यूरिंग विच इट्स नंबर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर। एक चीज समझो ना बच्चों, देखो एट लाइफ टाइम, सपोज लाइफ टाइम इज टाउ, सो एट t बिकम्स इक्वल टू टाउ। देखो ना, जब लाइफ टाइम आपका टाउ हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, व्हेन यूर नंबर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर। तो जब आपका नंबर क्या हो जाएगा, एट लाइफ टाइम यूर नंबर, देखो ना नंबर, लाइफ टाइम का मतलब समझते हो, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो गिरते जा रहे हैं, तो जब वो नंबर है 1/e टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू का, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम। क्लियर है, देखो डेफिनेशन है लाइफ टाइम की। तो यहां पे अब देखो, एट लाइफ टाइम व्हेन t बिकम्स इक्वल टू टाउ, देन यूर नंबर बिकम्स इक्वल टू n0/e। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, देखो भाई ये n है, तो n क्या हो जाएगा, एट लाइफ टाइम n0/e इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस p टाउ। क्या ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अभी देखो n0 से n0 कैंसिल, e रेज़ टू पावर -1, e रेज़ टू पावर -1, e रेज़ टू पावर माइनस p टाउ, -1। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर्स कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा आपका, सो 1 इज इक्वल टू p टाउ, और टाउ क्या हो जाएगा आपका, टाउ वुड बी इक्वल टू 1/p। ये देखो ये आ गया ना आपका। और यहां पे जो P है, अब देखो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन का अगर हम केस मान के चले कि स्टिमुलेटेड नहीं, सिर्फ स्पॉन्टेनियस है, तो उस केस में जो P आपका होगा, P वुड बी योर आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देन यूर टाउ वुड बी इक्वल टू 1/a21। कुछ याद है ये, ठीक है। a21 की कुछ वैल्यू है, तो जो t का जो ऑर्डर आता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए, t में बी इन कंपैरिजन विद द 10⁻⁸ सेकेंड। ये देखो भाई, सो दिस इज द नॉर्मल लाइफ टाइम फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट। और इसी को हमने देखो डेफिनेशन क्या दी लाइफ टाइम की, इट इज अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग विच यूर नंबर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर। तो उसी डेफिनेशन से हमने निकाला है, इसकी एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आई है, तो आपका एक नंबर यहां से आ गया कि लाइफ टाइम का एक ऑर्डर नंबर का क्या होगा। मेटास्टेबल स्टेट हम कब बोलेंगे, व्हेन लाइफ टाइम बिकम्स वेरी मच ग्रेटर देन दिस 10⁻⁸ सेकेंड, तो उन स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल स्टेट्स। क्या ये क्लियर है बच्चों, मेटास्टेबल स्टेट्स की डेफिनेशन, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों, देखो यहां पे हम बार बार दो लेवल दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी भी बोला था आपको कि 2 लेवल सिस्टम में लेजिंग एक्शन पॉसिबल है ही नहीं। At least we must have 3 level system in which there must be some metastable state, तभी तो आपका एक्टिव मीडियम बनेगा वो। तो वही हम एक बार मैथमेटिकल लिंक करेंगे कि व्हाई लेजिंग एक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 2 लेवल्स, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि रेट इक्वेशंस फॉर 2 लेवल सिस्टम एंड 3 लेवल सिस्टम, या हम इसको बोल सकते हैं काइनेटिक ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम अभी वही कर रहे हैं, 2 लेवल्स एंड 3 लेवल्स रेट इक्वेशंस। अभी मैंने 2 लेवल्स की लिख दिया है ताकि जो है बोर्ड पे, ताकि आपका जो वीडियो का टाइम है वो कम हो। बाकी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो आपके पास सपोज वी आर हैविंग ए 2 लेवल सिस्टम, 2 levels, n1 is the number of electrons in the lowest level, means the population density of the lower state, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। n2 is the population density of the excited state, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स में। अब जो सपोज देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n0 be the total number of electron, and that is a n1 plus n2, clear। now suppose you want to write down the rate of change of n2। अब खुद सोचो, आपकी जो n2 है, n2 is decreasing, क्यों डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीजिंग। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ n2 है, मुझे एक बात बताओ वो क्या हो सकता है। देखो dn2/dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ n2 एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मुझे बताओ इस रेट को बढ़ाएगा कौन और घटाएगा कौन। देखो यहाँ पे क्या है, u, अब मैंने यहाँ पे u न्यू की बजाय ना लिया u ओमेगा, क्योंकि न्यू में v में कभी थोड़ा सा वो आता है। तो आपको जो मैं नोट्स भी दूंगा या बुक जो दूंगा उसके अंदर भी ओमेगा ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी फ्रीक्वेंसी है, बस ये 2π न्यू है, यहाँ पे हमने न्यू लिया था, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ u न्यू अब से हम लेंगे आपका u ओमेगा। तो अगर आपका एनर्जी डेंसिटी वेर u ओमेगा इज व्हाट, द एनर्जी डेंसिटी एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये ओमेगा आपका क्या है एग्जैक्ट। अगर आपकी एनर्जी E1 है, E2 है, सो H क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्लियर। सो हमने ये रेडिएशन डेंसिटी आपका लिया है।
अब इस डेंसिटी पे होगा क्या, देखो अब देखो अगर ये डेंसिटी आएगी तो जो इस रेट के साथ क्या होगा, यहां स्टिमुलेटेड एमिशन होगा जो इसको कम करेगा, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन इसको कम करेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन इसको कम करेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, देखो ना एब्जॉर्प्शन भी तो होगा ना, वो इसको बढ़ाएगा, तो वहां पे हम आपका किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और ये हमने सब कर चुके हैं कि व्हाट इज द स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब ये देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म हमने लिखा है, देखो ये देखो जो बढ़ाएगा इस टर्म को, ये बढ़ाएगा कौन, जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही रेट आपका अच्छा होगा। तो देखो B12 क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और ये किस पे डिपेंड है, N1 पे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है, और ये एनर्जी डेंसिटी पे। क्लियर, तो ये आपका हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। फिर ये इसको कम कौन करेगा, इमिशन। ये देखो ना A21 क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका N2 पे, तो वो माइनस में, इसको घटाएगा ये माइनस में। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये दिस इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये देखो ना स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, U ओमेगा आपने डाला, N2 जब नंबर ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये एब्जॉर्ब करके नीचे आए, तो वो भी इस रेट को घटाएगा, तभी हमने यहां लगा दिया माइनस। बस यही इक्वेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो कंसेप्ट की थी, बाकी तो मैथमेटिक्स है बच्चों। क्लियर, अब जब हमने ये लिख दिया तो उसके बाद देखो अभी हमने क्या था लाइफ टाइम में हमने क्या किया था, देखो टाउ इज अ लाइफ टाइम सपोज एंड A21 इज द कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, उनमें रिलेशन क्या था, A21 इज इक्वल टू 1/टाउ, ठीक है। नॉर्मली हम थर्मोडायनेमिक्स में यही करते हैं कि B12 इज नियरली इक्वल टू B21, दोनों अगर सेम है तो यहां पे रख दो भाई, जहां पे भी आपका B21 है इसकी जगह रख दो B12, तो यहां से क्या आ जाएगा, B12 कॉमन ले लो तो N1 माइनस N2 और U ओमेगा, देखो N1 माइनस N2 U ओमेगा भी कॉमन ले लिया हमने, तो आपका यही जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या होगी, dN2/dt इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस N2। अब इसमें देखो माइनस N2 A21 में हमने रख दिया आपका 1/टाउ, तो यहां पे आपका हो गया 1/टाउ। क्लियर, अब यहां पे हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन क्या किया, अब हम चेंज देखेंगे ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए तो नंबर मैटर करेगा कम ज्यादा, तो यहां पे हमने डिफाइन कर लिया, सपोज द चेंज ऑफ नंबर, मान लो N1 आपका ज्यादा है N2 आपका कम है, तो मैंने ले लिया N1 माइनस N2, ठीक है, सो दैट वुड बी योर डेल्टा N, ऐसे ले लिया हमने डेल्टा N, क्योंकि यहां पे जो N1 एंड N2 है उसको हम डेल्टा N से कन्वर्ट करेंगे। अब देखो डेल्टा N अगर मैंने लिया तो डेल्टा N लिया तो N2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, N1 माइनस डेल्टा DN। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर देखो, N0 क्या टोटल नंबर, डेल्टा N क्या है चेंज इन नंबर, तो हम इसी की टर्म्स में इस इक्वेशन को चेंज करेंगे। अब यहां पे रख दो बच्चों, जो ये आपका N2 है, N2 की वैल्यू यहां रखो तो N0 क्या हो जाएगा, N0 इज इक्वल टू N1 प्लस देखो N2 की N1 माइनस डेल्टा N। क्लियर, अगर ये वैल्यू हमने रखी तो यहां से आप N1 निकालो, देखो N1 आप कैसे निकालोगे, यहां से हम निकालेंगे, देखो N1 वुड बी इक्वल टू N0, तो ये देखो 2N1 हो गया आपका, ठीक है, तो ये उस तरफ जाके आपका प्लस हो गया तो डिवाइड बाय 2 हो गया आपका, तो ये हो गया N1। क्लियर, N1 आ चुका है किसकी टर्म्स में, N0 एंड डेल्टा N की टर्म्स में। डेल्टा N क्या है, चेंज ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर, और N0 आपका क्या, टोटल नंबर। फिर ऐसे ही जैसे हमने N1 निकाला है ऐसे ही हम N2 निकालेंगे। अब N2 की वैल्यू पुट कर दो यहां से, क्लियर, जैसे N2 निकाल के N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो आपका ये आ गया N2। अब आपके देखो N1 N2 आ चुके हैं, अब N1 N2 को रख दो इस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को हमने B12 B21 को इक्वल पुट करके किया था ना, तो अब यहाँ N1 N2 की वैल्यू इसके अंदर, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो N2 आपका क्या है, N2 वुड बी N0 माइनस डेल्टा N बाय 2, तो एज इट इज हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू देखो B12 है N1 माइनस N2 तो डेल्टा N है ही, तो डेल्टा N हो गया आपका U ओमेगा हो गया, माइनस N2 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो क्लियर है यहाँ इक्वेशन तक। अब हमने देखो इस पर डेरिवेटिव लगाया बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा N पे डेरिवेटिव लगेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 d/dt ऑफ डेल्टा N। इस तरफ आ जाओ, देखो ये सेम लिखा हमने, इसको ओपन कर दिया, माइनस N0/2 टाउ माइनस माइनस प्लस डेल्टा N/2 टाउ। क्लियर, और इसको हमने आगे देखो 1/2 को फिर हम इस तरफ ले गए, तो ये आपका हो गया आपका प्लस का इज इक्वल टू देखो माइनस, अब ये माइनस हो गया ना, -2
-2 देखो ना, यहाँ पे होगा 2b12 डेल्टा एन यू ओमेगा। क्लियर। यहाँ पे भी अब हमने क्या किया, डेल्टा एन को कॉमन ले लिया, डेल्टा एन को कॉमन ले लिया इन दो टर्म से। तो डेल्टा एन को कॉमन अगर हम लेंगे माइनस डेल्टा एन, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, फिर क्योंकि माइनस आया था तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2b12 यू ओमेगा इस टर्म्स में। तो और यहाँ से आपका क्या बचा, 1/टाउ। ये देखो ना, ये 1/टाउ बच गया आपका। क्लियर है ये, क्योंकि डेल्टा एन यहाँ से कॉमन ले लिया, एक टर्म आपकी ये बच गई। देखो ये टर्म आपकी यहाँ पे आ गई n0/टाउ, क्योंकि 2 वहां से आया आपका, तो 2 मल्टीप्लाई होके n0/टाउ बचा। अब एक चीज देखो बच्चों, होगा क्या यहाँ पे, अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में होगा क्या, देखो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हो, जब आपका नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, तो स्टेडी स्टेट पे जो चेंज है ना, वो इक्विलिब्रियम पे वो सेम होगा। तो यानी इसका भी जो डेरिवेटिव है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो ये लेफ्ट, जो आपकी जो लेफ्ट साइड बची वो भी 0 हो जाएगी। तो यहां से हमने निकाल लिया डेल्टा एन। ये देखो ना, डेल्टा एन वुड बी इक्वल टू, माइनस में ये चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा, प्लस n0/टाउ। और ये देखो, इसको जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका देखो ये आ गया फाइनल रिजल्ट एट स्टेडी स्टेट, डेल्टा एन इज इक्वल टू n0 1 + 2b12 टाउ यू ओमेगा, एनर्जी डेंसिटी। अब एक चीज देखो, इस इक्वेशन के अंदर ये डेल्टा एन क्या आपका चेंज है, चेंज ऑफ नंबर है। अब आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन में क्या चाहिए, n2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन n1। लेकिन यहां एक चीज देखो बच्चों, जैसे ही लाइट एम्पलीफाई होगी, लाइट का मतलब जब आपने कैविटी लगा रखी है तो लाइट यानी दिस यू ओमेगा इज टेंडिंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो यहां पे जो टाउ यू ओमेगा है टेंड्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो मुझे बताओ n0/इन्फिनिटी देन दैट टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एन टेंड्स टू 0, जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी उतना ही आपका डेल्टा एन 0 जाएगा। और अगर डेल्टा एन 0 चला गया, ये देखो, इफ योर डेल्टा एन टेंड्स टू 0 देन n1 बिकम्स इक्वल टू n2। ये देखो, यानी दोनों वो हमेशा सेम रहेंगे। किस केस में, अगर वो 2 लेवल सिस्टम है तो। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, दिस n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1। पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन इज कैन नॉट बी अचीव्ड इन केस ऑफ 2 लेवल सिस्टम। और ये हमने रेट इक्वेशन से प्रूव किया है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एग्जाम में ये भी अलग से आ सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही जैसे हमने 2 लेवल किया, हम 3 लेवल्स की जस्ट इक्वेशन लिखेंगे। इतना हम एक्सप्लेनेटरी नहीं करेंगे, जस्ट इक्वेशंस लिखेंगे और फिल करने की कोशिश करेंगे कि 3 लेवल में कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं 3 लेवल। अब देखो बच्चों, अगर 2 लेवल्स के बाद अगर आपका 3 लेवल है तो कैसे लेजिंग एक्शन पॉसिबल हो सकता है। सपोज यू आर हैविंग 3 लेवल सिस्टम, दिस इज E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, E3 एनर्जी, ओके। N1 is the number population density of the lowest state, the next state, and it is the population density of the third state, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये ग्राउंड स्टेट आपका है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे तो हम पंपिंग करेंगे, किससे पंपिंग करेंगे, यहाँ पे पंपिंग हम करेंगे, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे जाएंगे। सपोज इट इज द मेटास्टेबल स्टेट, सपोज इट इज द मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट होगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, इलेक्ट्रॉन रुक के कहां जाएंगे। अब आपके इलेक्ट्रॉन जो डीके करेंगे, देखो ना, इसे जो लोएस्ट स्टेट है इसमें डीके करेगा। अब डीके करके यहां पे मेटास्टेबल स्टेट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एकदम नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपका होगा क्या, देखो, अब यहां पे जो N3 है, N3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2, क्योंकि N3 तो मेटास्टेबल स्टेट है, कंटिन्यूस आपने पंपिंग की हुई है। अगर आपने पंपिंग किया तो E3 लेवल में चले गए इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रुकेंगे क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है। तो जैसे ही यहां पे आएंगे वो एकदम नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट है आपकी। सो दिस N3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। सो दीज 2 लेवल्स में बी चूजन फॉर लेजिंग एक्शन। अब इन दो के बीच में देखो ना, फोटोन यहां से जाएगा फिर वापस आएगा, तो यहां हमेशा नंबर यही रहेगा, N3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। तो इस केस में आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन पॉसिबल हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगर हम रेट इक्वेशन इसकी लिखें, देखो यहां पे रेट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। रेट इक्वेशन देखो, dN3/dt। अब ये किस पे डिपेंड है, देखो यहां पे जो रेट इक्वेशन है, देखो यहां से यहां आए,
ठीक है, ये प्लस होगा, यहां से जो यहां गए ये माइनस होगा, यहां से जो यहां गए वो माइनस होगा। क्लियर? तो इसकी रेट इक्वेशन ये होगी, ऐसे ही आप लिखेंगे dN2/dt की। यहां पे जस्ट हमें रेट इक्वेशंस लिखनी है। तो देखो dN2/dt में क्या आएगा आपका, देखो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी आएगा, वो आपका बढ़ाएगा, फिर यहां से भी आएंगे वो भी आपका बढ़ाएगा, फिर यहां से स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, यहां से स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, वो हम रेट इक्वेशंस लिख सकते हैं dN2 की भी और dN3 की भी। क्लियर? तो वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दे दूंगा। तो रेट इक्वेशंस लिखी हुई है, यहां पे आपका कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ जस्ट कि एक आइडिया आपको लेना है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन कैसे 3 लेवल में पॉसिबल हो सकता है। अब अगर हम 3 लेवल के बाद की बात करें, 4 लेवल में तो और भी इजी होगा। जैसे 4 लेवल सिस्टम में आपका क्या है, 4 लेवल सिस्टम में ग्राउंड स्टेट आपका है, फिर एक्साइटेड स्टेट है और 2 आपके बीच में स्टेट्स है। देखो 2 स्टेट्स है, यहां पे मान लो ये मेटास्टेबल स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे तो फिर वो रेडिएट करेंगे, यहां पे आएंगे। अब यहां पे मेटास्टेबल स्टेट आपकी है, देखो मेटास्टेबल स्टेट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। आपका ये मान लो N1 है, ये N2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। क्लियर? तो अगर ये मेटास्टेबल स्टेट है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेंगे, फिर वापस यहां पे यहां आ जाएंगे। ये देखो ये कितने लेवल हो गए, 1 2 3 4 लेवल सिस्टम में भी ये देखो N3, if this is a metastable state, then N3 we can achieve this condition very easily, N3 becomes greater than N2। देखो ये 4 लेवल सिस्टम में भी पॉसिबल है, 3 लेवल सिस्टम में भी पॉसिबल है। जब आप रूबी लेजर का केस करेंगे 3 लेवल सिस्टम है, जब आप हीलियम नियोन लेजर का केस करेंगे वो आपका 4 लेवल सिस्टम है। तो देखो यहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशंस को अचीव करना इजी है, 2 लेवल सिस्टम में इजी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, जो आज हमने किया कि हम लेजर कैसे बना सकते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक एक्टिव मीडियम चाहिए, फिर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, पंपिंग चाहिए, पंपिंग के बाद हमें एम्पलीफिकेशन के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिकल रेजोनेटर चाहिए। अगर ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो हम लेजर बना सकते हैं। और ऐसा एक्टिव मीडियम हो कि जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट हो और 3 लेवल सिस्टम हो या 4 लेवल सिस्टम हो, 2 लेवल सिस्टम से काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों? तो आज हमने इतना ही किया, बाकी हम इस यूनिट को करते हैं, एक ही इसमें लेक्चर बचा हुआ है, वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है? ओके बच्चों, बाय।